भोपाल की उमस भरी गर्मियों में जहां हवा भी ठहर सी जाती है, विहान के लिए हर सुबह एक जंग की तरह शुरू होती थी। उसका कमरा जो घर के सबसे कोने में था, वहां सूरज की रोशनी बमुश्किल पहुंचती थी और विहान को यही पसंद था। अंधेरा उसे जज नहीं करता था। ऐसे ही विहान जोशी, इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के 21 लिए साल का हमारे एक चैनल दुबला को पतला सब्सक्राइब करें। सहमा हुआ लड़का जो इंजीनियरिंग के तीसरे साल में था, लेकिन उसे देखकर लगता था कि वह दुनिया का सारा बोझ अपने झुके हुए कंधों पर ढो रहा है। विहान के दिन की शुरुआत उसकी माँ की आवाज से नहीं, बल्कि एक तुलना से होती थी। अमित को देखो, सुबह 5 बजे उठकर जॉगिंग करके आ भी गया, और एक तुम हो, मुर्दे की तरह पड़े रहते हो। नाश्ते की मेज पर पिता अखबार के पीछे से बिना देखे ही कह देते, इस सेमेस्टर में भी अगर बैकलॉग आई तो दुकान पर बैठा दूंगा। इंजीनियर तो तुम बनने से रहे। अमित, उसका बड़ा भाई जो बेंगलुरु में एक एमएनसी में मैनेजर था और अभी छुट्टियों पर आया हुआ था, अपनी परफेक्ट मुस्कान के साथ कहता, अरे रहने दो पापा, हर कोई घोड़ा नहीं होता, कुछ गधे भी जरूरी हैं समाज में। सब हंसते, सिवाय विहान के। वह चुपचाप अपना टोस्ट निगलता, जैसे वह टोस्ट नहीं, अपनी इज्जत का कड़वा घूंट पी रहा हो। घर से निकलकर कॉलेज का रास्ता उसके लिए किसी फांसी के फंदे की तरह था। सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की आलीशान इमारत उसे काट खाने को दौड़ती थी। जैसे ही वह गेट से अंदर घुसता, उसकी नजरें जमीन पर गड़ जाती। उसे पता था कि वो वहीं होंगे। सिद्धार्थ, जिसे सब सिड कहते थे, कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा था। उसके साथ रचित और बंटी, 2 ऐसे लड़के जिनका काम सिर्फ सिड की हाँ में हाँ मिलाना था, और उनके साथ थी आन्या। आन्या, विहान के दिल का वो कांटा जिसे न वह निकाल पाता था, न ही सह पाता था। फर्स्ट ईयर में विहान ने आन्या को लैब में अपनी फाइल दी थी, जब वह अपनी लाना भूल गई थी। आन्या ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा था। उस एक मुस्कान के सहारे विहान ने 2 साल काट दिए थे। ओह देखो, कौन आया है, हमारा अपना एलियन। सिड की आवाज कैंटीन में गूंजी। विहान ने रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन रचित ने उसका बैग पीछे से खींच लिया। विहान लड़खड़ाकर गिरा। उसके नोट्स, पेन और लंच बॉक्स का सामान, सूखी रोटियां फर्श पर बिखर गईं। अरे विहान, संभल कर, आन्या ने कहा। उसकी आवाज में हमदर्दी नहीं, मजाक था। कहीं तुम्हारी हड्डियों का ढांचा बिखर न जाए। पूरा ग्रुप ठाके लगाकर हंस पड़ा। विहान ने कांपते हाथों से अपना सामान समेटा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। रोना कमजोरी थी, और वह पहले ही बहुत कमजोर साबित हो चुका था। क्लासरूम में भी वही हाल था। प्रोफेसर्स उसे एक खोया हुआ केस मानते थे। वह पढ़ता था, रात रात भर जागता था, लेकिन एग्जाम हॉल में उसका दिमाग सुन्न हो जाता। घबराहट में हाथ कांपते और वह सब भूल जाता। रिजल्ट वही आता, 3rd डिवीजन या फेल। उस दिन वैलेंटाइंस डे था। विहान ने हफ्तों से अपनी पॉकेट मनी बचाकर एक छोटा सा गिफ्ट लिया था, एक चांदी का पेंडेंट। उसे लगा था कि शायद आज वह आन्या को अपनी फीलिंग्स बता पाएगा। उसे गलतफहमी थी कि आन्या भी शायद उसे थोड़ा पसंद करती है, क्योंकि पिछले हफ्ते उसने विहान से मैथ्स के असाइनमेंट मांगे थे। विहान को लगा यह नजदीकी है, जबकि वह सिर्फ उसका इस्तेमाल था। कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में, जहां आन्या अकेली बैठी फोन चेक कर रही थी, विहान हिम्मत करके पहुंचा। आन्या! उसकी आवाज पटी हुई थी। अरे विहान, असाइनमेंट हो गया क्या? आन्या ने बिना ऊपर देखे पूछा। नहीं, वो आज मैं कुछ कहना चाहता था। विहान ने कांपते हाथों से वो छोटा सा डिब्बा निकाला। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, जब से कॉलेज शुरू हुआ है तब से। आन्या ने फोन नीचे रखा। उसकी आंखों में हैरानी थी, जो धीरे धीरे क्रूरता में बदल गई। उसी वक्त झाड़ियों के पीछे से सिड और उसका पूरा ग्रुप निकल आया। वे सब रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ओह माय गॉड, सिड देखो जरा, यह चिंदी चोर मुझे प्रपोज कर रहा है। आन्या जोर से हंसी। सिड आगे आया और विहान के हाथ से वो डिब्बा छीन लिया। चांदी? अबे भिखारी, अपनी औकात देख और आन्या को देख। तुझे क्या लगा यह तुझसे पटेगी? विहान का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया था। वह वहां से भागना चाहता था, लेकिन बंटी ने उसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। विहान गिड़गिड़ाया। छोड़ देंगे, पहले सजा तो मिले।
आन्या ने कहा। उसने अपनी सैंडल उतारी और विहान के गाल पर दे मारी। दोबारा मेरे आसपास भी दिखा तो मैं डीन को बोलूंगी कि तू मुझे स्टॉक कर रहा है, मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, समझ गया? उस शाम विहान घर नहीं गया। वह शहर के पुराने इलाके में नदी के किनारे सुनसान घाट पर बैठा रहा। उसके गाल पर सैंडल का निशान और दिल पर उससे कहीं गहरा घाव था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था, खत्म कर दे, सब कुछ खत्म कर दे। न ये ताने होंगे, न ये बेइज्जती, न यह अकेलापन। वह नदी की काली गहराई को देख रहा था, पानी उसे बुला रहा था। उसने चप्पलें उतार दी। तभी हवा का रुख बदला। सड़ी हुई मछलियों और कीचड़ की बदबू के बीच अचानक उसे एक अजीब सी खुशबू आई, गीली मिट्टी और रात की रानी के फूलों की। उसके ठीक पीछे घाट की पुरानी सीढ़ियों के पास एक जर्जर छोटी सी दुकान थी, जिस पर कोई बोर्ड नहीं लगा था। एक लाल टेन टिमटिमा रही थी। विहान जैसे किसी सम्मोहन में हो उस दुकान की ओर खींचा चला गया। दुकान के अंदर धूल और पुराने कागजों की गंध थी। काउंटर पर एक बेहद बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेदी थी। मरने आए थे पर पैर यहां ले आए। बूढ़े की आवाज खुरदरी थी, जैसे दो पत्थर रगड़ रहे हों। विहान सहम गया। आपको कैसे पता? मौत की महक। मैं पहचानता हूं बेटा, पर तेरी किस्मत में पानी में डूबकर मरना नहीं लिखा। तुझे तो आग में जलना है और दूसरों को जलाना है। बूढ़ा उठा और पीछे के अंधेरे रैक से एक किताब निकाल लाया। किताब पर काले चमड़े की जिल्द थी और वह लाल कपड़े में लिपटी हुई थी। यह क्या है? विहान ने पूछा। ताकत, बूढ़े ने कहा। इज्जत, बदला और प्यार, लेकिन हर चीज की कीमत होती है। विहान ने कांपते हाथों से किताब ली। उसे छूते ही उसके शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। वह ठंडी थी, बर्फ जैसी। इसे यक्षिणी रतिप्रिया की साधना कहते हैं, बूढ़े ने फुसफुसाया। वो प्रेमिका भी है और काल भी। अगर वो सिद्ध हो गई तो दुनिया तेरे कदमों में होगी, लेकिन याद रखना, उसे सिर्फ तेरा प्यार चाहिए। अगर तूने उसे धोखा दिया या डर गया तो वो तुझे नोच खाएगी। विहान ने किताब खरीदी। कीमत में बूढ़े ने पैसे नहीं, बल्कि विहान की कलाई पर एक काला धागा बांधकर उसकी सहमति मांगी थी। अगले 21 दिनों तक विहान की दुनिया बदल गई। उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया। उसने अपने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। माता पिता को लगा कि वह डिप्रेशन में है या पढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने ज्यादा दखल नहीं दिया, बस ताने मारकर चले जाते। विहान रात के 12 बजे साधना शुरू करता। किताब में लिखी विधि अजीब और डरावनी थी। उसे अपने खून की कुछ बूंदें एक तांबे के पात्र में डालनी होती थीं और एक मंत्र का जाप करना होता था, जो संस्कृत नहीं बल्कि किसी और ही प्राचीन लुप्त भाषा में था। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 7वें दिन से चीजें बदलने लगीं। कमरे का तापमान गिर जाता। उसे लगता कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। कभी कभी उसे अपने कान के पास किसी लड़की की धीमी हंसी सुनाई देती। उसे डर लगता, उसका दिल जोरों से धड़कता, लेकिन आन्या और सिड की हंसी की याद उसे रुकने नहीं देती थी। मुझे ताकत चाहिए, वह बुदबुदाता। 21वीं रात अमावस की थी। विहान ने आखिरी मंत्र पढ़ा और अपनी उंगली काटकर खून की आखिरी बूंद दिए में डाली। दिए की लौ नीली हो गई और अचानक बुझ गई। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि विहान को अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर कमरे के कोने से, जहां परछाई सबसे गहरी थी, एक आकृति उभरी। पहले सिर्फ 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी, बिल्ली जैसी, सुनहरी और हिप्नोटिक। फिर धीरे धीरे पूरा शरीर बना। वह कोई हवा में उड़ती हुई चुड़ैल नहीं थी, वह ठोस थी। वह इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन इंसान होने के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसका रंग पीलापन लिए हुए गोरा था, बाल घुटनों तक लंबे और खुले हुए, और उसने पुराने जमाने की राजसी साड़ी पहनी थी, जो थोड़ी फटी हुई थी, जैसे सदियों से पहनी हो। उसके पैरों में पायल नहीं, बल्कि लोहे के कड़े थे। वह विहान के करीब आई। विहान डर के मारे पीछे दीवार से सट गया। तुमने मुझे बुलाया मेरे स्वामी? उसकी आवाज में शहद जैसी मिठास और चाकू जैसी धार थी। तुम कौन हो? मैं निहारिका हूं, उसने कहा, विहान के चेहरे को अपने ठंडे हाथ से छूते हुए। सदियों से भटक रही थी,
मुझे एक शरीर चाहिए था, एक साथी चाहिए था। तुमने मुझे अपना खून दिया, अब मैं तुम्हारी हूं। विहान कांप रहा था, लेकिन निहारिका ने उसे गले लगा लिया। उसका आलिंगन ठंडा था, लेकिन उससे विहान को एक अजीब सा सुकून मिला, ऐसा सुकून जो उसे माँ की गोद में भी कभी नहीं मिला था। तुम्हें क्या चाहिए विहान? उसने पूछा। मुझे मुझे बस इज्जत चाहिए। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे समझें, मुझे चोट पहुंचाना बंद करें। निहारिका की आंखें अंधेरे में चमक उठीं। जो तुम्हें चोट पहुंचाएगा मैं उसकी दुनिया जला दूंगी, लेकिन वादा करो तुम सिर्फ मेरे रहोगे, किसी और स्त्री की तरफ देखोगे भी नहीं। विहान ने हामी भर दी। उस वक्त उसे दुनिया में और किसी चीज की परवाह नहीं थी। अगले कुछ हफ्तों में विहान का कायापलट हो गया। निहारिका, जो दिन में अदृश्य रहती थी लेकिन विहान को महसूस होती थी, उसे गाइड करने लगी। जब वह पढ़ने बैठता तो निहारिका उसके कान में मुश्किल कॉन्सेप्ट्स समझाती। उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज हो गया। कमर सीधी रखो, आंखों में आंखें डालकर बात करो, वह उसे आदेश देती। विहान की चाल बदल गई। अब वह कंधे झुकाकर नहीं चलता था। उसके चेहरे पर एक अलग तेज आ गया था। घर वाले हैरान थे। अमित ने जब मजाक उड़ाने की कोशिश की, अरे छोटे, आज नहाया नहीं क्या? तो विहान ने शांत आवाज में जवाब दिया, भैया अपनी कंपनी के टर्नओवर की चिंता करो, मेरे नहाने की नहीं। उस जवाब में इतना आत्मविश्वास था कि अमित चुप हो गया। कॉलेज में भी बदलाव महसूस हुआ। एक दिन कैंटीन में सिड ने जानबूझकर विहान का रास्ता रोका। अरे ये तो हमारा देवदास है, जिंदा है अभी? सिड हंसा। विहान रुका। उसने सिड की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक गहरा काला शून्य था। उसी पल कैंटीन का एक बड़ा पंखा जोर से खड़खड़ाया और अचानक नीचे गिर पड़ा, ठीक सिड के पैरों से 2 इंच दूर। लोहे की ब्लेड ने जमीन पर गहरा निशान बना दिया। अगर सिड एक कदम आगे होता तो उसका सिर धड़ से अलग होता। पूरा हॉल सन्न रह गया। सिड का चेहरा पीला पड़ गया। विहान मुस्कुराया, एक बहुत ही हल्की डरावनी मुस्कान, और सिड के बगल से निकल गया। संभल कर चलना सिड, एक्सीडेंट्स बताकर नहीं आते, यह सिर्फ शुरुआत थी। रचित, जो बुली गैंग का हिस्सा था, बाइक रेसिंग का शौकीन था। एक रात वह सुनसान सड़क पर रेस लगा रहा था। उसने बाद में बताया कि उसे अचानक अपनी बाइक की पिछली सीट पर किसी के बैठने का वजन महसूस हुआ। उसने शीशे में देखा तो उसे एक भयानक लाल आंखों वाली औरत दिखाई दी, जो उसके कान में फुसफुसा रही थी। और तेज। रचित का एक्सीडेंट हुआ। वह बच तो गया, लेकिन उसका एक पैर हमेशा के लिए खराब हो गया। अब वह बैसाखी के सहारे चलता था। आन्या के साथ कुछ और ही हुआ। वह कॉलेज की ब्यूटी क्वीन थी। उसे अपने चेहरे पर बहुत घमंड था। धीरे धीरे उसके चेहरे पर अजीब से निशान पड़ने लगे। डॉक्टर इसे एलर्जी बता रहे थे, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही थी। रात को उसे लगता कि कोई उसके कमरे में है जो उसके बाल खींच रहा है। उसकी आवाज, जो कभी कोयल जैसी थी, अब फटी हुई और बेसुरी होने लगी थी। उसका सोशल मीडिया फेम खत्म हो रहा था और वह डिप्रेशन में जा रही थी। विहान अब क्लास में टॉप कर रहा था। प्रोफेसर्स जो उसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन विहान बदल गया था। वह शांत, रहस्यमयी और थोड़ा क्रूर हो गया था। उसे मजा आने लगा था सिड की आंखों में डर देखने में, आन्या को अपना चेहरा दुपट्टे से छिपाते हुए देखने में। निहारिका हर पल उसके साथ थी। रात को वह उसे अपने गोद में सुलाती, उसे पुरानी दुनिया की कहानियां सुनाती। विहान को उससे प्यार हो गया था, एक ऐसा प्यार जो जुनून की हद पार कर चुका था। लेकिन निहारिका का प्यार पजेसिव था। अगर विहान किसी फीमेल क्लासमेट से पेन भी मांग लेता तो उस लड़की की उंगलियां अगले दिन दरवाजे में दब जाती। विहान यह जानता था, लेकिन वह चुप रहता। उसे यह नशा पसंद था, लेकिन बुरे वक्त की आहट आ ही गई। सिड का परिवार अंधविश्वासी और रसूखदार था। सिड की लगातार बिगड़ती मानसिक हालत, वह चिल्लाता था कि विहान के साथ कोई साया है, देखकर उसके पिता ने शहर के एक बड़े तांत्रिक बाबा काल भैरव को बुलाया। तांत्रिक ने सिड के हाथ में बंधे कलावा को देखते ही कह दिया, लड़के पर कोई मामूली भूत नहीं है, उसने किसी उच्च कोटि की यक्षिणी को सिद्ध किया है।
श्मशान की शक्ति है वो, सिड ने कांपते हुए कहा। उसे हटाओ बाबा, विहान को मार डालो, मुझे कोई परवाह नहीं। तांत्रिक ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उसने सिड, बंटी और आन्या को बैठाया और मारण प्रयोग, जान से मारने की विधि शुरू किया। उसका मकसद निहारिका को विहान से अलग करना और विहान को मानसिक रूप से नष्ट करना था। उस रात विहान अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे उसकी छाती पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। उसका दम घुटने लगा। उसे अपने चारों तरफ काले धुएं से बने सांप रेंगते हुए दिखे। ये तांत्रिक के भेजे हुए प्रेत थे। निहारिका! विहान ने मन ही मन चीख लगाई। निहारिका प्रकट हुई। इस बार वह शांत नहीं थी। उसका रूप भयानक था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे और उसके दांत नुकीले हो गए थे। मेरे स्वामी को छूने की हिम्मत! वह गरजी। उसने हवा में हाथ लहराया और उन काले सांपों को पकड़कर मसल दिया। मूर्ख तांत्रिक! उसने एक यक्षिणी को ललकारा है। अब उसे पता चलेगा कि असली काला जादू क्या होता है। उधर तांत्रिक के हवन कुंड में अचानक धमाका हुआ। आग की लपटें नीली हो गईं और सीधा तांत्रिक की ओर लपकीं। तांत्रिक चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। उसे लकवा मार गया। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी आंखें हमेशा के लिए पत्थर आ गईं। सिड और आन्या जो वहां बैठे थे, उन्होंने जो देखा उसने उनका दिमाग हमेशा के लिए खराब कर दिया। उन्होंने देखा कि आग से एक साया निकला और उसने तांत्रिक की परछाई को ही खा लिया। सिड पागलों की तरह हंसने लगा और आन्या बेहोश हो गई। अगले दिन खबर आग की तरह फैल गई। सिड को मेंटल हॉस्पिटल ले जाया गया था क्योंकि वह हर किसी में साया देख रहा था और खुद को नोच रहा था। आन्या ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वह आईने में अपना चेहरा देखकर चीखती थी। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शहर को छोड़कर सब्सक्राइब भाग गया करें। था। विहान को कोई अफसोस नहीं हुआ। जब वह हॉस्पिटल के पास से गुजरा, उसने निहारिका को अपने बगल में मुस्कुराते हुए महसूस किया। न्याय? उसने धीमे से कहा। फाइनल ईयर के एग्जाम्स आए। विहान ने यूनिवर्सिटी टॉप किया। उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऐसा पैकेज मिला जो उसके भाई अमित के पैकेज से भी दोगुना था। जिस दिन ऑफर लेटर आया, विहान के घर का माहौल बदल गया। पिताजी, जो कभी उसे निकम्मा कहते थे, अब पड़ोसियों को मिठाई खिला रहे थे। मुझे तो पता था मेरा बेटा देर से जागेगा, पर शेर की तरह जागेगा। माँ ने उसकी पसंद का खाना बनाया। अमित ने उसे गले लगाने की कोशिश की। प्राउड ऑफ यू छोटे। विहान ने यह सब देखा, यह ढोंग, यह बदलाव, यह नकली अपनापन। उसे वो रातें याद आईं जब वह भूखा सोता था और यही लोग उसे ताने देते थे। उसने अपना बैग उठाया। कहाँ जा रहे हो बेटा? माँ ने पूछा। अपने असली घर, विहान ने ठंडे स्वर में कहा। मतलब? यह तुम्हारा घर है? अब तो अच्छी नौकरी लग गई है, हम तुम्हारी शादी की बात चलाएंगे। शर्मा जी की लड़की? विहान जोर से हंसा, इतनी जोर से कि सब चुप हो गए। शादी? मेरा परिवार मेरे साथ है माँ, और आप लोग सिर्फ अच्छे वक्त के साथ ही हैं। बुरे वक्त में आप में से कोई मेरे साथ नहीं था। उसने दरवाजे पर रुककर पीछे देखा। दोबारा मुझसे संपर्क करने की कोशिश मत करना। मेरी दुनिया अब अलग है और उस दुनिया में आप लोगों के लिए जगह नहीं है। यह आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही बेहतर है। वह निकल गया। घर वाले स्तब्ध खड़े रह गए। उन्हें महसूस हुआ कि जैसे विहान के साथ एक ठंडी हवा का झोंका भी बाहर निकल गया। 5 साल बाद मुंबई के एक पॉश इलाके में समुद्र के किनारे एक पेंट हाउस की बालकनी में विहान खड़ा था। वह अब देश के सबसे सफल युवा आर्किटेक्ट्स में से एक था। उसके डिजाइन्स में एक अजीब सा आकर्षण था, पुराने और नए का संगम, जिसे लोग हिप्नोटिक कहते थे। वह अकेला रहता था, कोई नौकर नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। रात के 2 बज रहे थे। वह हाथ में वाइन का गिलास लिए समुद्र की लहरों को देख रहा था। आज की मीटिंग में वो नया इंटर्न तुम्हें बहुत घूर रहा था। एक मखमली आवाज हवा में गूंजी। विहान मुस्कुराया नहीं। उसने अपनी शर्ट का बटन खोला। उसकी छाती पर नाखूनों के ताजा निशान थे। वो बस एक बच्चा है, निहारिका, उसे जाने दो। हम ठीक है, लेकिन मुझे उसकी नजरों में जलन पसंद नहीं आई। शायद एक छोटा सा एक्सीडेंट, लिफ्ट में फंस जाना। विहान ने मुड़कर देखा।
वहां कोई नहीं था, लेकिन कांच के स्लाइडिंग दरवाजे के रिफ्लेक्शन में उसे अपने कंधे पर एक गोरा सुंदर हाथ रखा हुआ दिखाई दिया। उस परछाई की आंखें चमक रही थीं। जैसा तुम्हें ठीक लगे मेरी रानी, विहान ने कहा, बस जान मत लेना। तुम बहुत दयालु हो गए हो विहान। निहारिका की हंसी कमरे में गूंजी, डरावनी मगर प्यार भरी। यही तो मुझे तुम में पसंद है। विहान ने वाइन का घूंट भरा। वह जानता था कि वह कभी आजाद नहीं हो सकता। उसने अपनी आत्मा बेच दी थी, लेकिन बदले में उसे जो मिला था, एक ऐसी वफादारी जो इंसान कभी नहीं दे सकते थे, उससे वह संतुष्ट था। उसने दुनिया को जीत लिया था, लेकिन वह हमेशा के लिए एक साए का गुलाम था। और अजीब बात यह थी कि उसे यह गुलामी अपनी पुरानी आजादी से कहीं ज्यादा प्यारी। ऐसे ही धमाकेदार और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली कहानी में।